नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एस्पिरेंट नवंबर 2025 के लिए जीके का पार्ट 29 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 29 का जो पहला क्वेश्चन है कि कौन सा गांधी सत्याग्रह का स्वरूप नहीं है। तो अगर बात करें यहाँ पर गांधी सत्याग्रह का जो स्वरूप नहीं है वो है हिजरत। हिजरत जो है वो गांधी सत्याग्रह का स्वरूप नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे सीधा पूछता है कि महात्मा गांधी के द्वारा भारत में पहला सत्याग्रह कब और कौन सा किया गया था। तो महात्मा गांधी के द्वारा भारत में पहला सत्याग्रह 1917 में किया गया था, जिस सत्याग्रह का नाम था चंपारण सत्याग्रह। बहुत दफ़ा क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह है वो किसके विरुद्ध था। तो तीन कठिया जो प्रथा थी उसको समाप्त करने के विरुद्ध आपका चंपारण सत्याग्रह था। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, गांधी जी किसके अनुरोध पे आपकी चंपारण गए आए थे। तो गांधी जी जो है राजकुमार शुक्ल, तो एक चंपारण के नेता होते थे राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल के कहने पर ही गांधी जी चंपारण गए थे। चंपारण जो है वर्तमान में कहाँ पड़ता है, तो चंपारण जो है वो बिहार में पड़ता है। इस बात को भी आपने डिटेल से याद रखना है। बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि चंपारण आंदोलन के सफल होने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को कौन सी उपाधि दी। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि, तो इनको उसके बाद महात्मा गांधी कहा गया। तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा गांधी को क्या दी गई है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई है। किस आंदोलन के बाद बोलेंगे, चंपारण आंदोलन के बाद। महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में बहुत सारे आंदोलन किए जाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी एस्पिरेंट नवंबर में अपना टेट क्वालिफाई करना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ मात्र और मात्र 499 रुपये मंथ में। हम देंगे आपको 499 में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। जो क्लास लाइव होने वाली, आप कहीं पे जॉब करते हो, आपको अभी टेट क्वालिफाई करना है, आप स्कूल में जॉब करते हैं, आप घर आके हमारी क्लासेस को शाम को आराम से देख सकते हैं। साथ में आपको फ्री हैंड रिटन नोट्स हमारे बैच में मिलने वाले। तो अगर आप हमारे बैच का हिस्सा बनना चाहते हो तो 7876145409 आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। मैं बात कर रहा था गांधी जी के सत्याग्रह की। गांधी जी ने 1918 में एक था इनका अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लेग बोनस को लेकर, मजदूर का जो प्लेग बोनस है वो नहीं दिया जा रहा था, तो इसके लिए इन्होंने 1918 में एक तो किया, 1918 में अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है और ये महात्मा गांधी की पहली भूख हड़ताल वाला आंदोलन था। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी का खेड़ा सत्याग्रह कब होता है। तो खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में होता है, 1918 में होता है। ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, इसके बाद महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन, अगर बात करें असहयोग आंदोलन की, तो असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा कब की जाती है। तो अगस्त 1920 को इसकी शुरुआत जो है वो असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत है, जिसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहा जाता है, इसकी शुरुआत महात्मा गांधी जी के द्वारा की जाती है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। सारी की सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछी जाने वाली चीज़, इसलिए आप हर एक बात को बिल्कुल डिटेल से याद रखिएगा। बहुत दफ़ा अब जो ये टेट एग्ज़ाम हो रहे हैं वहाँ पे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो असहयोग आंदोलन था ना, उसको किस अधिवेशन में पास किया गया। तो उसको कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन होता है 1920 में, इस अधिवेशन में उसके प्रस्ताव को पास किया जाता है, असहयोग आंदोलन के इस प्रस्ताव को। अच्छा, असहयोग आंदोलन को बाद में वापस ले लिया जाता है, और असहयोग आंदोलन को जब वापस ले लिया जाता है, क्यों वापस लिया जाता है, तो एक यूपी के गोरखपुर में एक घटना होती है जिसका नाम है चोरा चोरी की घटना। अच्छा, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि चोरा चोरी की घटना कब होती है। तो चोरा चोरी की घटना की अगर बात करें तो चोरा चोरी की जो घटना होती है वो 4 फरवरी 1922 को होती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जिंदा 22 पुलिस वालों को जला दिया जाता है, और 22 पुलिस वाले को जब जला दिया जाता है तो महात्मा गांधी से आघात हो जाता है, और आघात होने के बाद महात्मा गांधी क्या करते हैं, 12 फरवरी 1922 को जो है वो असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं, इसको वापस ले लेते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन, कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है बेलगाम अधिवेशन। बेलगाम अधिवेशन में क्या है, कांग्रेस की अध्यक्षता। तो कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, कौन से नंबर का था, 40वां। और बेलगाम अधिवेशन कब हुआ था, 1924 में। 1924 में बेलगाम अधिवेशन कांग्रेस का 40वां और एकमात्र अधिवेशन था गांधी जी का, जिसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। क्वेश्चन जहाँ से मर्जी पूछा जाए आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए, और ये सारी की सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भाई, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अगर बात करें गांधी जी के
सविनय अवज्ञा आंदोलन की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत है वो दांडी मार्च से हुई थी, और दांडी मार्च की जो शुरुआत हुई थी ना, वो भी बहुत बार पूछा जाता है। तो दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक ये जो चलता है ना, वो चलता है आपका साबरमती आश्रम से ये शुरू होती है, और ये जो है आपके दांडी नामक स्थान पे पहुंचकर इन्होंने जब नमक कानून को तोड़ा था, इस बात को आपने याद रखना है। और यहाँ पर ये जो है वो कितने लोगों को अपने साथ ले गए थे, तो ये अपने अपने साथ जो दांडी मार्च में 78 लोगों को, 24 सदस्य इसमें, 24 दिन की ये यात्रा थी, 78 सदस्य थे, और दूरी कितनी तय करी थी, 375 किलोमीटर की दूरी तय करी थी। तो इस क्वेश्चन से इतना ही पढ़ते हैं, बहुत लंबा ये क्वेश्चन हो गया था, बड़ा इंटरेस्ट आता है क्वेश्चन बताने में, आपको भी दिक्कत आने वाली नहीं है। जब आप भी यहाँ पे अपनी परीक्षा देने जाओगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन याद हो जाएगा, आप कहानी की तरह इसको सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये आपके लिए रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि 1857 में जब महान क्रांति हुई तो अब गवर्नर जनरल कौन थे। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब भारत में 1857 की क्रांति होती है तो भारत के उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई। तो 1857 की क्रांति देखो 10 मई, एग्जैक्ट अब पूछा जा रहा है डेट, 10 मई 1857 से ये क्रांति शुरू होती है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो ये होती है लेकिन कहाँ से शुरू होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये मेरठ से, कहाँ से शुरू हुई, मेरठ से शुरू होती है, इस बात को भी आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो मंगल पांडे है वो उन्होंने जो है वो कहाँ से जो है, किस छावनी से जो है ये शुरू किया था। तो 34वीं रेजिमेंट, तो 34वीं रेजिमेंट होती है, 34वीं बंगाल इन्फेंट्री रेजिमेंट से इन्होंने इसको शुरू किया था। ये 34वीं रेजिमेंट से आते थे, नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट से आते थे, और इन्होंने जो है पश्चिम बंगाल बैरकपुर छावनी से जो है वो इस क्रांति को शुरू किया था। तो बैरकपुर से जो है वो विद्रोह किया था किसने, अगर कहूँ तो मैं मंगल पांडे के द्वारा। 1857 का जो स्वाधीनता संग्राम था, 1857 की जो क्रांति थी, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है इसका प्रतीक क्या था। तो इसका प्रतीक था कमल और रोटी। यहाँ से भी सीधे क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो कमल और रोटी इसका स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। अच्छा, कौन सी कारतूसों का जो है वो छीलने से मना कर दिया था। तो अंग्रेज़ों ने जो चर्बी वाली कारतूस लाई थी जिसका नाम था रॉयल इनफील्ड। तो इनफील्ड राइफल जो चर्बी वाले कारतूस थे उनके प्रयोग करने से मना कर दिया था। तो कारतूस का नाम आपको याद रखना, इनफील्ड राइफल था। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है कि 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो इंग्लैंड के ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय, देखो भारत के गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग थे, लेकिन इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर उस समय थे वो थे पामस्टन। कौन थे, पामस्टन, ये नाम आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, सबसे पहले 1857 की जो क्रांति में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, तो पहली घटना क्या थी, लोगों ने जो विद्रोह किया तो पहली घटना थी कि सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। तो सैनिक क्या है, दिल्ली के लाल किले पर पहुंच गए थे। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे बहुत दफ़ा ये पूछता है कि लखनऊ से 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय नेतृत्व किसने किया था। तो ये क्वेश्चन टैट परीक्षाओं में सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये बेगम हजरत महल, किसके द्वारा, बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि असम से 1857 की क्रांति का नेतृत्व या नेता कौन थे। तो दीवान मनीराम दत्त, ये नाम आपको याद रखना है, क्या नाम है, मनीराम दत्त। तो मनीराम दत्त ने कहाँ से नेतृत्व किया था, तो मनीराम दत्त ने आपकी असम से लीड किया था आपके 1857 की क्रांति को। ये बात आपने डिटेल से याद रखनी है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 1857 के समय मुगल शासक, विद्रोह के समय मुगल शासक कौन थे। तो ये बहादुर शाह जफर, कौन थे, बहादुर शाह जफर थे। बहादुर शाह जफर द्वितीय बोलो, या बहादुर शाह जफर जिनको बाद में पकड़कर रंगून जेल भेज दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि कौन सभी गोलमेज सम्मेलनों में उपस्थित हुआ था। तो ऐसे नेता भारत के जो सभी गोलमेज सम्मेलनों में उपस्थित हुए थे तो उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो ये सभी गोलमेज सम्मेलनों में उपस्थित हुए थे, और ये दलितों का प्रतिनिधित्व आपके गोलमेज सम्मेलन में कर रहे थे। अच्छा, गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे और कहाँ पे हुए थे। तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, और तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे। गोलमेज सम्मेलन बोले तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, एक होता है ऐसा टेबल होता है, वहाँ पे क्या होता है कि एक ही मुख्य बंदा होता है, लेकिन जो राउंड टेबल था उसमें अंग्रेज़ों का ये बात थी कि टेबल राउंड है और इसमें सभी को समान, देखो टेबल कहीं से बड़ा नहीं, कोई यहाँ पे मुख्य नहीं बैठेगा चेयर पे, सभी, और ये भारतीयों के लिए बिठाया गया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस।
क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि जो गोलमेज सम्मेलन है, गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक हुआ? तो पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक होता है। उसके बाद आपका जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो आपका 7 सितंबर 1931 से कब तक हुआ था? 1 दिसंबर 1931 तक। तो ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन, तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक हुआ था। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है कि पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में हुआ था, नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 दिसंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन डेट वाइज याद रखना है, 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932। अच्छा, कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था? तो कांग्रेस ने लिया था और कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी। तो कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में 1931 को हिस्सा लिया था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछेगा कि कांग्रेस ने कब इसमें हिस्सा लिया? तो कांग्रेस ने किस समझौते के बाद? तो एक समझौता होता है गांधी इरविन पैक्ट, जिसको दिल्ली पैक्ट के नाम से भी, दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। तो गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को। ये भी आपको एग्जैक्ट याद रखना है। तो 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बाद बीच एक समझौता होता है, जिसके बाद क्या किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है वो स्थगित कर दिया गया था। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। ये सारी की सारी बातें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये समझौता होने के बाद गांधी जी जो है वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेते हैं। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने किया था? तो बोलेंगे आपकी महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान गांधी जी को अर्धनगन फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल। याद रखना ये नाम आपको, विंस्टन चर्चिल। तो विंस्टन चर्चिल जो थे, इनके द्वारा गांधी जी को अर्धनगन फकीर कहा गया था दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान। अच्छा, इरविन और गांधी को दो महात्मा, गांधी और इरविन के बीच जब समझौता होता है तो उस समय जो है वो दो महात्मा किसने कहा था गांधी और इरविन को? तो ये कहा था सरोजनी नायडू। भाई सरोजनी नायडू ने क्या बोला? गांधी और इरविन को दो महात्मा बोला। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। सारी की सारी बातें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछी जाती है और ये हर एक बात इम्पॉर्टेंट रहने वाली, इसलिए आप हर एक बात को डिटेल से याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सभापति कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष और सभापति जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति भी है। इस बात को आपको यह क्लियर याद रखना है। जब बात करें संविधान सभा की, तो संविधान सभा में कुल 3 बैठकें हुई थी। संविधान सभा में कुल 3 बैठकें हुई। संविधान सभा की पहली बैठक आप सब लोग जानते हैं 9 दिसंबर 1946 को हुई। और इस बैठक में, ये बैठक जो है वो दिल्ली में होती है और इस बैठक में कुल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। इस बैठक की अध्यक्षता जो है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई, जो कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। तो हमारे संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, संविधान सभा की जो दूसरी बैठक होती है, संविधान सभा की जो दूसरी बैठक होती है, इस बैठक की जो अध्यक्षता की थी वो आपके किसने की थी? वो की थी आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और संविधान सभा की जो दूसरी बैठक होती है वो ठीक 2 दिन बाद होती है। और इस अध्यक्षता में, इस सम्मेलन में संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसीलिए इनको संविधान सभा का सभापति भी कहा जाता है। संविधान सभा की तीसरी बैठक ठीक 2 दिन बाद फिर हुई 13 दिसंबर 1946 को। और इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता की वो की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने क्या किया? इन्होंने संविधान सभा की तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव को पास किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कब किया संविधान सभा ने? तो पारित किया था 22 जनवरी 1947 को। तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया था और प्रस्तुत संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। हर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि हमारे संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो संविधान को बनने में लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अच्छा, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वो थे आपकी BN राव। तो BN राव आपके क्या थे? संविधान सभा के आपके संवैधानिक सलाहकार थे। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है।
अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हुई थी ना, वो हुई थी 24 जनवरी 1950। ये बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, राष्ट्रगान को कब अपनाया, तो राष्ट्रगान को संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को ही। तो 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगान को अपनाया जाता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। और अगर बात करें राष्ट्रीय ध्वज की, ये क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में 10 बार पूछा जा चुका है। भारत का जो नेशनल फ्लैग है तिरंगा, इसको जो अपनाया गया था वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। तो 1947 को आपका राष्ट्रध्वज को अपनाया गया। और अगर बात करें आपका राष्ट्रगान की, तो इसको बहुत लेट 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। हर एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाली है, परीक्षाओं में काम आने वाली रहने वाली है। ये सारी की सारी बातें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ था, तो संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन इसको लागू जो किया जाता है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था। अगर बात करें कलिंग युद्ध की, तो कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में 261 बीसी में हुआ था। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि कलिंग युद्ध में इसने किसको हराया। तो कलिंग युद्ध में इसने जो है महाराजा खारवेल को हराया था। और इसके बाद जो है वो सीधा क्वेश्चन ये भी जो है टेट परीक्षाओं में पूछा जा रहा है कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया। तो अशोक ने जो है वो कलिंग युद्ध के बाद एक धर्म अपनाया। उस धर्म का जो नाम था वो था आपका बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म इनका व्यक्तिगत धर्म था। अच्छा, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक के द्वारा जब कलिंग युद्ध लड़ा जाता है, तो कलिंग युद्ध के बाद इसने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे जो है वो धारण की थी, तो उपगुप्त। तो अशोक को उपगुप्त के द्वारा क्या दी गई थी, बौद्ध धर्म की शिक्षा दी गई थी। इस बात को आपने याद रखना है। इन्होंने जो है वो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए हिमालय की ओर किसको भेजा, मजिम। इसको भेजा मजिम को। तो मजिम को हिमालय की ओर भेजा। इन्होंने जो श्रीलंका जो भेजा वो महेंद्र और संघमित्रा, अपने बेटे और अपनी पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। अच्छा, अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए बराबर की जो पहाड़ियों में जो है वो 4 गुफाओं का निर्माण कराया। तो बराबर की जो पहाड़ियाँ थी वहाँ पे 4 गुफाओं का निर्माण किस मौर्य सम्राट के द्वारा कराया गया, तो ये कराया गया था अशोक के द्वारा। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि अशोक के किस अभिलेख में जो है वो अशोक के कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया है। तो अशोक का जो 13वां अभिलेख है ना, 13वां जो शिलालेख है, 13वां जो अभिलेख है, इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा की गई है। इस बात को आपने याद रखना है। हर एक बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर एक बात परीक्षाओं में पूछी जाती है। एक एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक के किस अभिलेख में ये बोला गया है कि पशु बलि की निंदा करी गई है। तो पशु बलि की जो निंदा है वो अशोक के पहले अभिलेख में, पहले शिलालेख में की गई है। अच्छा, मनुष्य के साथ पशु के भी चिकित्सा की, पशु के भी स्वास्थ्य की चर्चा, चिकित्सा की चर्चा वो अशोक के दूसरे अभिलेख में की गई है। हर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक बात परीक्षाओं में पूछी जाएगी, इसीलिए आप हर एक बात को डिटेल से याद रखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि विक्रम आदित्य की उपाधि धारण करने वाला गुप्त राजा कौन था। तो विक्रम आदित्य की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का जो राजा था वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो इसने क्या किया था, इसने गुजरात के जो शक राजा होते थे जब उनको हराया, तो उसके बाद उसके उपलक्ष्य पे, शक विजय के उपलक्ष्य पे इसने क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धि जो है उपाधि जो है वो धारण की। अगले बार क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है क्यों धारण की, तो शक राजाओं को पराजित करके इसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है वो क्या किया था, आपकी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ये गुप्त साम्राज्य का पहला राजा था जिसने चांदी के सिक्के चलवाए थे। तो चांदी के सिक्के चलवाने वाला गुप्त वंश का पहला राजा ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो इसका एक अभिलेख है जिसका नाम है मेहरौली स्तंभ अभिलेख। तो मेहरौली स्तंभ अभिलेख किसका है, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय का है। और याद रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही चीनी यात्री फाहियान, तो चीनी यात्री फाहियान किसके समय भारत आया था, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही भारत आया था। इस बात को आपने याद रखना है। चंद्रगुप्त द्वितीय की दरबार में बहुत सारे विद्वान रहा करते थे। इसके दरबार में आपका 9 विद्वान जिनको नवरत्न भी कहा जाता है, अकबर के दरबार में भी थे, इसके भी थे। इसके दरबार में धन्वंतरी रहता था, बेताल भट्ट रहता था, आपका अमर सिंह रहता था, कालिदास रहता था, वारामीर रहता था। ये सारे जो आपका वररुचि है, अमर सिंह है, अमर सिंह जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वरामीर बहुत इम्पॉर्टेंट थे, कालिदास
धन्वंतरी, शपनक, शंकु, बेताल भट्ट, ये सारे के सारे, आपका वर रुचि, ये सारे के सारे जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही रहा करते थे। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, इसके बाद कुमारगुप्त प्रथम ये है। कुमारगुप्त प्रथम की अगर बात करूँ तो कुमारगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगला शासक बनता है आपका, जिसके द्वारा कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा क्या किया था, तो इसके द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ये गुप्त वंश का एक शक्तिशाली राजा था, इस बात को आपने याद रखना है। और अगर बात करें गुप्त वंश की, तो गुप्त वंश की स्थापना जो है वो श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। और अगर बात करें गुप्त वंश के वो राजा जिनके द्वारा सर्वप्रथम महाराजा की उपाधि धारण की गई थी, तो श्रीगुप्त ने ही महाराजा की उपाधि भी ली थी। ये बात आपको धारण करी थी, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। ये सारी की सारी बातें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सारी की सारी बातें परीक्षाओं में पूछी जाती है। अच्छा, गुप्त वंश के वो राजा जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, तो ये थी चंद्रगुप्त प्रथम। वही जो चंद्रगुप्त प्रथम थे, इनके द्वारा एक उपाधि धारण की गई थी जिसका नाम था महाराजा धीराज। तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले गुप्त राजा, तो इनका नाम था आपका चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा ही गुप्त संवत, जो गुप्तों का जो कैलेंडर आया था गुप्त संवत, इसकी भी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। कब की थी? 319 ईस्वी में की थी। ये भी आपको याद रखनी है। समुद्रगुप्त, जिनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इनको भारत का नेपोलियन वी.ए. स्मिथ के द्वारा कहा गया। तो इनके बारे में हम आगे पीछे बहुत डिटेल से पढ़ते रहते हैं, इसीलिए अगले क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी इससे भी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। पिछले वाला क्वेश्चन आपको जरूर और बेहतरीन तरीके से समझ आ भी गया होगा। अच्छा, बात करें, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच राष्ट्रकूटा रूरल बिल्ड द फेमस कैलाश टेम्पल ऑफ एट शिवा एट एलोरा। देखिए, जो आपका राष्ट्रकूट, ऐसे राष्ट्रकूट राजा जिनके द्वारा शिव के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था, तो ये थे आपके कृष्ण प्रथम। तो कृष्ण प्रथम के द्वारा जो है वो ये राष्ट्रकूट वंश के ऐसे राजा थे जिनके द्वारा जो है वो क्या किया गया था, इनके द्वारा जो है वो कैलाश एलोरा के जो शिव के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, इनको बनाया गया था। ये बातें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बातें परीक्षाओं में पूछी जाती है, इसीलिए हर एक बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। अच्छा, राष्ट्रकूट वंश की बात करें भाई, इस वंश की स्थापना जो की गई थी वो दंती दुर्ग या दंती वर्मन के द्वारा की गई थी। तो दंती दुर्ग के द्वारा ये मंदिर बनाए गए थे, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। और राष्ट्रकूट वंश के वो कौन से राजा थे जिन्होंने जो है यहाँ पे ये छोड़ा था यहाँ पे, तो ये थे अमोघ वर्ष। तो अमोघ वर्ष जो है वो ऐसे राजा थे आपके दंती दुर्ग थे जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। तो जैन धर्म को अपनाने वाले वो राजा जिन्होंने जो कि राष्ट्रकूट वंश से संबंधित थे, तो वो थे आपके अमोघ वर्ष। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको भी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव, जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव। मिलते हैं एक नए जोश के साथ नई वीडियो में।